वेलकम एवरीवन। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान वीडियो सीरीज़ में। हम लोगों ने कुछ वीडियो में 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे 12वां चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, दोष भेदीय अध्यायम। ठीक है, अब मैं आपको आउटलाइन बताता हूँ थोड़ी थोड़ी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे। इस चैप्टर में हम जो दोष हैं ना, अपने 3 दोष होते हैं वात पित्त का, उनके स्थानों के बारे में पता चलेगा कि हाँ कौन सा दोष किस स्थान में रहता है, उनके क्या क्या टाइप्स है। हर एक दोष के 5-5 भेद होते हैं, ठीक है। उन भेदों के अलावा फिर अपन दोषों को संचय प्रकोप प्रशम देखेंगे। ये सब मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, तो इस चैप्टर में अपन वापस से देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना, ठीक है। तो पहला श्लोक आ जाता है बात के प्रमुख स्थान। अब बात के स्थान क्या क्या है, पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्त्री, स्पर्श, इंद्रियम, स्थानम बातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। जो पक्वाशय का है मलाशय में, जो बात है वो पक्वाशय में, कमर में, दोनों दोनों पैर है जो अपने, दोनों कान, अस्थियां तथा त्वचा, ये बात के स्थान होते हैं। इन सब में पक्वाशय अर्थात जठराग्नि द्वारा पुनः पके हुए आहार का स्थान मलाशय इसका प्रमुख स्थान है। इन्होंने एक विशेष स्थान, मतलब अपन जैसे पढ़ने के लिए उज्जैन जहाँ पे भी रहते हैं अपने रेंट से, उसके अलावा वो तो अपना क्या टेम्पररी हो गया, पर अपना जो एक परमानेंट होम टाउन है वो क्या एक अपना घर है। तो ऐसी बात क्या, रहता तो ये सब जगह में है, पर उसका एक परमानेंट जगह है, वो क्या है, पकवाधान, ठीक है। ये बात का हो गया। फिर अपन पित्त पे आते हैं। तो पित्त का प्रमुख स्थान, तो पहले नॉर्मल स्थान के बारे में बताएंगे, फिर जो उसका विशेष स्थान है उसके बारे में बताएंगे। तो नाभिर अमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रस है। तो नाभि, अमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर, रस, द्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता। जो पित्त का जो विशेष स्थान है वो नाभि है। और जो एक आपने कॉमन कॉमन सा देखेगा, उधर ऊपर स्पर्श इंद्रिय है और इधर स्पर्श, तो बात और पित्त में दोनों में क्या स्पर्श आ रहा है, ठीक है। और एक रस को भी गोला कर लेना, एक कफ में आएगा, ठीक है। अब कफ के स्थान पढ़ते हैं। कफ उरह कंठ सिरा क्लोम पर्वर्ण्य अमास्यो रसा मेदो घ्राणम च जीवा च कफस्य सूत्र उरा। ये उर लिखा है, इसको काट लेना ऐसे ना। तो उर मतलब क्या होता है, जो बॉडी में ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको उर बोलते हैं। तो कफ का स्थान क्या, उरस छाती, कंठ, सिर, क्लोम, पर्व, अमाशय, रस धातु, मेद धातु, घ्राण तथा जीभ, ये सब कफ के स्थान होते हैं। प्रमुख रूप से कफ का स्थान उरस होता है, ठीक है। और एक जो रस बताया था ना मैंने, कॉमन पित्त और कफ दोनों में, तो ये रस हो गया, ठीक है। तो ये किसके अपन ने, बात पित्त और कफ के अपन ने कॉमन स्थान देख लिया। एक ट्रिक लिख लेना ऐसे, बागवट जी थे वो कहाँ के थे, पूना के। और यहाँ पे इसे लिखना बात, कफ, पित्त। बात, पित्त, कफ मत लिखना। तो बात का स्थान है पकवास है, कफ का स्थान है उर, और पित्त का स्थान है नाभि, ठीक है। ऐसे करके इनको निकाल लेना। तो बागवट जी कहाँ के हैं, पुणे के, पूना। फिर आ जाते हैं अपन 5 बात का वर्णन। अब बात के कितने भेद होते हैं, 5। तो प्राण आदि भेदात पंचात्मना वायु। तो वायु के कितने भेद हो गए, 5। कौन कौन से हो गए, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। अब ये 5 वायु के भेद हो गए। अब ये क्या क्या काम करती है अपने शरीर में वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो प्राणो अत्र मूर्धगः उराकंठस्य बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, धृक मतलब क्या होता है, धारण करता है इन चीज़ों का। तो जो स्टीवन, छवथु, अरनी, श्वास, प्रवेश कृत, तो उक्त 5 बातों में प्राण नामक वायु सिर प्रदेश में गतिशील रहती है। कंठ तथा और प्रदेश में उदान वायु विचरण करती है। कहाँ कहाँ पे, कंठ प्रदेश में और प्रदेश में प्राण वायु का विचरण करती हुई बुद्धि, हृदय, सभी इंद्रिय एवं मन को धारण करती है। यह स्टीवन, छींक, उद्गार, स्टीवन, छवथु, उद्गार, निश्वास तथा अन्न प्रवेश को और ढकेलना कर्मों को करती है। जो खाना खाते हैं ना अपन, उसको पेट अमाशय तक जो लेके जाती है वो कौन सी वायु रहती है, अपनी प्राणवायु रहती है, ठीक है। तो प्राणवायु के कर्म हो गए हैं। और प्राणवायु का कर्म क्या है, मूर्धा अपने जो मूर्धा पर अपने सिर को बोल सकते हैं, ठीक है, मूर्धा एक प्रकार से। और जो ये क्या क्या करती है, बुद्धि को, हृदय को, इंद्रिय को और चित्त मतलब जो अपनी आत्मा है उनको क्या, दृक मतलब उनको ग्रहण करती है उनका। तो अपन ने पहले कौन सी वायु के बारे में पढ़ लिया, प्राण वायु के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन उदान वायु के बारे में। उदान वायु क्या क्या काम करती है। उदान वायु का प्रमुख स्थान उरस मतलब छाती है।
वह वायु नासिका, नाभि, गला प्रदेश में विचरण करती रहती है। कहाँ कहाँ पे करती है? नाभि में, गल प्रदेश में विचरण करती है। वाग, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, बण, स्मृति, ये सब क्रियाएं उसी वायु के अधीन होती है। व्यान वायु के अधीन ये सब चीज़ें होती है। तो इनको उरः स्थान उदनस्य नासा, नाभि, गल आश्रित। वाग के प्रवृत्ति, प्रयत्नों, जीर्ण, बल, बण, स्मृति, क्रिया, ये क्या करती है? वाक को प्रवृत्त कराना। तो अपन जो बोलने की चेष्टा करते हैं ना, अपन बात करते हैं, वो सब किसके काम है? उदान वायु के। जो भी चीज़, कोई भी कार्य करने का उत्साह, प्रयत्न, जो अपन किसी भी काम करने के लिए की पहली पहल करते हैं ना, उसको प्रयत्न बोलते हैं। तो उसको करती है। ऊर्जा एक प्रकार से एनर्जी को, ठीक है। ये सब काम कौन सी करती है? उदान वायु याद कर, उदान वायु करती है। फिर व्यान वायु का काम। व्यान वायु का व्यानो हृदय स्थिता, बहुत इंपॉर्टेंट कि व्यान वायु कहाँ पर रहती है? हृदय में स्थित रहती है। कृत्सन देहचारी महाजवा, और ये पूरे शरीर में घूमती रहती है। और महाजव, महाजव बोले तो अत्यंत वेग वाली होती है। कौन सी वायु? व्यान वायु। वायु व्यान वायु क्या एकदम से बहुत तेज बहती है, तो इसको क्या बोला आचार्य बागवट जी ने? महाजवा। ये बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक। अब आ गए हैं गत्य, गत्यपेक्षण, उत्क्षेप, निमेष, उन्मेषण आदि प्रायः सर्व क्रिया तस्मिन् प्रतिबाधा शरीरिणाम। व्यान वायु मुख्य से स्थान में रहती है। वायु संपूर्ण शरीर में विचरण करती रहती है क्योंकि यह अत्यंत वेगवान होती है। गति, अवक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेष, उन्मेष आदि, शब्द में जमाई आदि का ग्रहण, ये सभी क्रियाएं व्यान वायु से होती है। ये व्यान वायु का सब बता दिया, ठीक है। अब लास्ट एक आता है 4th नंबर का समान वायु। समान वायु क्या करती है? समान वायु पाचक अग्नि के समीप रहती है। यह कोष्ठ प्रदेश में चारों ओर घूमती रहती है। समान वायु यहाँ पे अपन ने हृदय में देखी थी, व्यान वायु। ये कोष्ठ प्रदेश में चारों ओर घूमती रहती है। ये अमाशय से अन्न को लेती है, फिर उसे पचाती है और उसके विवेचन करती है, और उसके पके हुए आहार में रस और मल और मूत्र आदि अलग अलग करके उन्हें यथास्थान छोड़ती है, ठीक है। तो ये समान वायु का काम है। समान वायु अग्नि समीपस्थ तथा कोष्ठस्थ चरती, सर्वथा आंतरम गृहणीति, पचती, विवेच्यति, मुंचती, ये सब किसके काम हो गए? अपने समान वायु के, ठीक है। ऐसा कोष्ठ चरित सर्वथा, ऐसा सेम तुमको यहाँ पे भी दिखा, कृत्सन देह चारी, ये कृत्सन देह चारी, ठीक है। और ये क्या है? कोष्ठ चरती सर्वत्र, मतलब कोष्ठ में चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। फिर समान वायु के कारण, समान वही अपन ने देखा विषाण वायु। अब लास्ट आ जाते हैं अपान वायु। अपान वायु क्या करती है? अपान वायु प्रधान रूप से अपान गुदा प्रदेश में रहती है। समान वायु के से कमर, बस्ती, मेहन तथा औरों में पाया जाता है, और यही शुक्र, आर्तम, मल मूत्र, गर्भाशय के गर्भ को समय पर बाहर निकालना इसी के कार्य होता है। तो ये अपान वायु का कार्य हो गया, ठीक है। अपान वायु देख लिया अपन ने। अब यहाँ पे अपन हो जाती है बात की कहानी खत्म। अब अपन पित्त पे आते। तो पित्तम पंच आत्मकम, मतलब 5 प्रकार के पित्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और प्राजक पित्त। पहले आप लोग 5 भेद तीनों के, इनको याद करना, लक्षण बाद में याद करना। पहले अपने को क्या, इनके नाम भी तो पता होना चाहिए, उसके बाद अपन किसी चीज़ के लक्षण लिखेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं पाचक पित्त के बारे में। पाचक पित्त का वर्णन ये करते हैं कि उक्त 5 पित्तों में जो पित्त पक्वाशय और आमाशय के मध्य में गतिशील होता है, और जो पंच महाभूतात्मक होने पर भी तेजस गुण की प्रधानता के कारण जिसने अपना द्रव्य रूप छोड़कर कठिन रूप धारण कर लिया है, और पाचन आदि कर्मों को करने के कारण जो अग्नि संज्ञा को धारण कर लिया है, जो खाए हुए आहार को पचाता है तथा सार, रस एवं कीट को विभाजित करता है, वह वहाँ रहकर रंजक आदि पित्तों को जो शक्ति प्रदान करके अपने ऊपर कृपा करता है, उसे पाचक पित्त कहते हैं। अब पाचक पित्त क्या करता है? मेन इसके लक्षण याद करने अपने को। पाचक पित्त जो अपन खाना खाते हैं उसको पचाता है, उसको पचाने के बाद जो जिससे अपना पोषण होता है सार भाग, उसको बनाता है, और जो खाना खाते हैं उससे जो मल बनता है उसको अलग करता है। और जो रंजक आदि पित्त, जो बाकी के रिमेनिंग 4 पित्त है ना, उनको शक्ति देने का काम कौन करता है? पाचक पित्त। तो एक प्रकार से पाचक पित्त मेन हो गया, ठीक है। फिर रंजक पित्त के बारे में देखते हैं। रंजक पित्त क्या करता है? जो पित्त आमाशय में रहता है वह रस को रंग देने के कारण रंजक पित्त। अब जो रस बनता है अपने खाने से,
वो रस को रंजक पित्त क्या रंग देता है, तो रस से रंगने के बाद क्या बन जाएगा, वो रक्त बन जाएगा। तो ऐसा रंजक पित्त से क्या अमाशय में रहता है और ये रंजन का काम करता है। रंजन मतलब किसी चीज़ को रंगना, ठीक है। फिर साधक पित्त के बारे में बात करते हैं अपन। जो पित्त हृदय में रहता है उसे साधक पित्त कहते हैं। यह पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि द्वारा इच्छित पदार्थों की सिद्धि करता है। बुद्धि, मेधा, अभिमान, धैर्य, अभिप्रेता, साधनात मतलब एक प्रकार से अपना इंटेलिजेंस को शो करेगा। मेधा, अहंकार जो भी है उनको बताएगा, ठीक है। साधकम हृदयम पित्तम मतलब ये कहाँ रहता है, हृदय में रहता है। और ऊपर बात वाले में कौन सा हृदय में रह रहा था, ठीक है। चीज़ें एक साथ पढ़ते चलना, व्यान वायु, ठीक है। फिर आ जाते हैं आलोचक पित्त। रूप आलोचनातः स्मृता दृक् स्थम आलोचकः। तो जो पित्त दृष्टिमंडल में रहता है उसे आलोचन, देखो अपन बोलते हैं ना आलोचक पित्त, अपन किसी भी चीज़ को देखने को अपन बोलते हैं कि हम किसी इस चीज़ का आलोचन कर रहे हैं। आलोचन मत का हिंदी मीनिंग ही देखना होता है, तो देखते कहीं से अपन नेत्र से, तो जो पित्त दृष्टिमंडल में रहता है उसे आलोचक पित्त कहते हैं। यह है पित्त रूप को देखने में उपयोग होता है। यह पित्त मतलब स्वरूप और आकार या वर्ण, मतलब संसार में जो भी वस्तु उसको देखने में कौन मदद करता है, आलोचक पित्त, ठीक है। फिर भ्राजक पित्त। त्वक स्तंभ भ्राजकम भ्राजनात्वच मतलब ये त्वक स्तंभ मतलब त्वचा में रहता है। जो पित्त सबसे बाहरी अतः प्रथम त्वचा में रहता है वह त्वचा को कांतियुक्त करता है, इसलिए भ्राजक मतलब त्वचा का जो स्नेह है, मतलब अपनी त्वचा सॉफ्ट किसके कारण रहती है, भ्राजक पित्त के कारण। अगर ड्राइनेस हो जाती है तो समझ जाना कि भ्राजक पित्त में कोई गड़बड़ी चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ पित्त की कहानी खत्म हो गई अपने। अब आ जाते हैं अपन कफ पे। कफम तो पंचदा मतलब कफ भी 5 प्रकार के होते हैं। शरीर में कफ 5 प्रकार का होता है, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेष्मक, ये उसके नाम है, ठीक है। फिर अवलंबक कफ के बारे में बात करते हैं अपन। उरस्थ सा त्रिकस्य स्ववीर्यतः। जो कफ उरह प्रदेश में रहता है वह अपनी शक्तियों से त्रिकास्थी तथा आहार से हृदय का अवलंबन मतलब सहारा करता है। वही हृदय में रहकर जल कर्म द्वारा अमाशय आदि दूसरे कफ स्थानों की भी सहायता करता है, अतएव इसे अवलंबक। अपन ने पित्त में पाचक पित्त पढ़ा था, पाचक पित्त चारों को हेल्प करा था। इसी प्रकार ये जो अवलंबक पित्त है ना, ये भी सबकी मदद कर रहा है। और ये क्या और प्रदेश में रहता है और अपनी शक्ति से त्रिकास्तिक तथा आहारों को हृदय का अवलंबक कराता है, ठीक है। ये किससे, अवलंबक पित्त के कार्य हो गए। त्रिकस्य सुवीर्यता, अब पूछेंगे त्रिकस्य सुवीर्यता कौन है, ठीक है। हृदय से अनवीर्यच तत्थ एव अम्बु कर्मणा मतलब ये किसके, अम्बुआ मतलब वही अवलंबक पित्त के कारण में, ठीक है। कफाधमानम चा शोषाणाम यत् करोत्य अवलंबनम अतो अवलंबका श्लेष्मा, ये किसके काम हो गया, अवलंबक पित्त के, अवलंबक कफ के काम हो गया, ठीक है। अब जाते हैं क्लेदक कफ का वर्णन। जो कफ अमाशय में रहकर अपना कार्य करता है वह अन्य को गीला करता है उसे क्लेदक, क्लेदन मतलब खुद क्लेदन करने का मतलब ही गीला करना होता है, ठीक है। तो अपन जो खाना खाते हैं, खाना खा के पेट में वो चाइम और बोलते हैं ना, मुंह में बोलस बनता है मुंह से, फिर वो नीचे स्टमक होता है तो उसको काइम बोलते हैं। तो जो काइम बनने को अपन क्या बोलते हैं, क्लेदन। तो ये किसका काम होता है, काइम बनाना, क्लेदक कफ का, ठीक है। बोधक कफ का वर्णन। जो कफ रसना में रहता है वह रहकर मधुर आदि रसों, अब बोध किसी भी चीज़ का बोध होना मतलब रस, अपन जो भी खाते हैं खाना उसमें कौन सा रस है उसका बोध किससे होता है, बोधक कफ से होता है, ठीक है। फिर तर्पक कफ। जो कफ सिर में रहता है वह सभी इंद्रियों का तर्पण करता है, अर्थात इंद्रियों को अपना सहयोग से तृप्त करता है, तब इसे तर्पक कहते हैं। तर्पण मतलब इंद्रियों का तर्पक करने वाला, तर्पक कफ हो गया, ठीक है। श्लेष्म कफ। जो कफ शरीर में संधियों में रहता है वह संधियों को सटाता है, उसे श्लेष्मक कफ। श्लेष्मक पित्त कहाँ रहता है, जो जॉइंट्स रहते हैं अपने संधियों को जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, उसको श्लेष्मिक कफ बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हैं अपन आगे बात के 6 प्रकोप और शमन का वर्णन। अब मैंने आपको बताया था वही एक टेबल बनवाई थी मैंने ऋतुचर्या वाले चैप्टर में कि बात पित्त कफ का संचय प्रकोप और प्रचन। यहाँ पे मैंने लिखवाया था बात पित्त और कफ का संचय कब हो रहा है, प्रकोप कब हो रहा है और शमन कब हो रहा है, ठीक है। तो अब वही यहाँ पे बताया कि बात के चय मतलब संचय होता है, प्रकोप मतलब कोप और शम मतलब शमन। तो उष्ण वीर्य से युक्त रुक्ष आदि गुण बात आदि दोष का संचय करते हैं। अब बात के जो गुण हैं वही सेम गुण वाले अपन उष्ण वीर और रुक्ष आदि गुण वाले
जो भी पदार्थ खाने का सेवन करेंगे वो संचय करेंगे इसका। शीतवीर्य से युक्त रुक्ष आदि गुण वात दोष को प्रकोपित करते हैं और उष्णवीर्य से युक्त स्निग्ध आदि गुण वात दोष का शमन करते हैं। अब बात उस स्निग्धता क्या, तेल घृत मधु जैसे जो चीज़ है वो क्या बात का शमन करेंगे। तो ये बात के नॉर्मल है बहुत। अब जो बात के सेम गुण वाले हैं वो इसका प्रकोप करेंगे और अपोजिट गुण वाले समन करेंगे। तो वही लिखा है यहाँ पे, उष्ण से युक्त रुक्ष आदि गुण बात दोष का यहाँ पे लिख लेना उष्णवीर और रुक्ष आदि गुण वाले बात दोष का संचय करते हैं, और शीतवीर युक्त रुक्ष आदि गुण बात दोष का प्रकोपित, क्योंकि बात का गुण क्या है, शीत होता है, और शीत गुण वाले अगर खाएंगे तो बात दोष का प्रकोपित करेगा। ठीक है। ऐसे सेम पित्त का, तो शीतवीर से युक्त तीक्ष्ण आदि गुण वाले पदार्थ पित्त दोष का संचय करेंगे, क्योंकि पित्त क्या उष्ण होता है, और उष्णवीर तीक्ष्ण आदि गुण वाले पदार्थ पित्त दोष को क्या करेंगे, प्रकोपित करेंगे। ये सेम गुण है पित्त से, और ये क्या इसको कलेक्ट करते हैं पित्त को, मतलब इनको इकट्ठा करवाते हैं शरीर में। ठीक है, ये वो वाले गुण हो गए। और शीतवीर्य से युक्त मंद आदि गुण वाले पदार्थ पित्त दोष का शमन करते हैं। फिर कफ के बारे में पढ़ते हैं। तो कफ कैसा होता है, शीतवीर्य से युक्त स्निग्ध आदि गुण वाले पदार्थ कफ दोष का संचय करते हैं, और उष्ण से युक्त स्निग्ध आदि गुण वाले पदार्थ कफ दोष का प्रकोप कराते हैं, और उष्ण से युक्त रुक्ष आदि गुण वाले पदार्थ कफ दोष का शमन करवाते हैं। ऐसे टेबल बना लेना बात पित्त कफ की, कौन से वीर वाले, कौन से रस वाले, कौन से गुण वाले पदार्थ जो भी हो, किसका संचय किसका प्रकोप करवा रहे, तो पढ़ने में क्या आसानी होगी, यहीं पे चिपका लेना उसको, तो बाद में क्या इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर दोषों के चय का वर्णन, मतलब जो संचय हो रहा है दोषों का उसका वर्णन कर रहे हैं कि चय वृद्धि स्वभावेव प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु। ठीक है। तो पहले इसके पहले इसी अध्याय में बात आदि दोषों के स्थानों का वर्णन किया जा चुका है। जब बात आदि दोषों की वृद्धि अपने स्थानों में होती है उसे आयुर्वेद परिभाषा में चय या संचय कहते हैं। जो बात के स्थान मैंने पूना बताया था, पूना में रहते हैं बागबाट, तो वही स्थानों में बात पित्त कफ की उनके स्थानों में उनका संचय, मतलब इकट्ठे हो रहे हैं वो, तो उसको क्या अपन क्या संचय बोलेंगे। इसी स्थिति में जिन कारणों से उक्त दोषों की वृद्धि हुई है उन कारणों के प्रति विशेष करके द्वेष हो जाता है, और उक्त कारणों के विपरीत कारणों की प्रति इच्छा अर्थात उनके सेवन करने के प्रति रुचि बलवती होती। एक प्रकार से ऐसा है, आयुर्वेद के अनुसार अपन बोलते हैं, जैसे अपन मान लेते हैं शरद ऋतु में क्या पित्त का प्रकोप होता है। पित्त का प्रकोप कैसे होता है, उष्णवीर से, उष्ण तीक्ष्ण स्पाइसी फूड से। तो जैसे शरद ऋतु आती है ना, ऑटोमेटिक अपने अंदर क्या मधुर केटीएम जो रस बताया था ना, केटीएम कषाय तिक्त मधुर रस, और ठंडी ठंडी मतलब शीतल वस्तुएं खाने की अपने अंदर से इच्छा हो जाती है नॉर्मल। तो एक प्रकार से अपनी बॉडी का ये मैकेनिज्म अपने को समझना चाहिए। जिसने ये चीज़ समझ ली ना उसको कभी बीमारियाँ नहीं आएंगी। जैसे पित्त बढ़ा है ना, तो अपने को अंदर से इच्छा होती है कि आज अपन को मधुर रस खाना है, कसाई रस खाना है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना है। अब जैसे कफ दोष का प्रकोप हो रहा है ना, कफ बढ़ रहा है अपने अंदर, तो अपने को अंदर से इच्छा होती है कि अपन को कोल्ड ड्रिंक पीना, सोडा पीना है। तो ऐसी इच्छा होती है अंदर से, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना खुद को। ठीक है। फिर दोषों के प्रकोप का वर्णन। दोषों का प्रकोप होता है कोपस्तु मार्ग अमिता लिंगानाम दर्शनम श्वेशाम स्वास्थ्यम रोग संभवा। बात आदि दोषों का जो उन्मार्ग गमन होता है उसे कोप या प्रकोप कहते हैं। अब अपन ने पहले का उनके स्व स्थान में क्या अपन ने संचय करवा देता और बढ़ गए। तब देखो अपने घर पे जो टंकी रहती है पानी भरने वाली जिससे नलाते हैं अपने, तो अपन मोटर चला के उसको भरते हैं, तो एक टाइम संचय मतलब पानी इकट्ठा रहता है कब तक, जब तक टंकी एकदम ओवरफ्लो ना हो। पर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि टंकी पूरी भरा जाती है, फिर ओवरफ्लो के पानी का नीचे छत से नीचे गिरने लग जाता है। तो वही कंडीशन है यहाँ पे कि अब दोष प्रकोप मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो वो उन्मार्ग मतलब अपने जगह से गमन करने लग जाते हैं, उसे कोप या प्रकोप कहते हैं। दोषों का प्रकोप होने पर उनके लक्षण दिखलाई देते हैं, मनुष्य को अवस्था का अनुभव होने लगता है, फिर रोग विशेष की उत्पत्ति हो जाती है। जब बात आदि दोष अपने अपने स्थान में रहते हैं तब रोगों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसी को समता साम्यावस्था अथवा शम कहते हैं, मतलब रोग अपने अपने स्थान पर रहते हैं और सम अवस्था में रहते हैं, तो उसको साम्यावस्था बोल देते हैं, और इसमें कोई रोग नहीं होता है। ठीक है। चय प्रकोप प्रशम का वर्णन। अब इन्होंने थोड़ा सा टेबल अलग लगेगा पर सेम ही है, मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है।
तो बात पित्त कफ अपने पिछले यहाँ ऐसे लिखा था, बात पित्त कफ इधर लिखा था, संचय प्रकोप प्रशम यही लिखा था, तो बात एक ही है, ठीक है वो। तो ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म वर्षा शिशिर, इसमें बात का क्या, ग्रीष्म ऋतु में संचय होगा, प्रकोप वर्षा ऋतु में होगा और शरद ऋतु में इसका शमन हो जाएगा। अब पित्त का वर्षा ऋतु में इसका संचय होगा, शरद ऋतु में इसका प्रकोप होगा, हेमंत ऋतु में इसका शमन हो जाएगा। तो ये टेबल ना थोड़ी सी आपको ये शरद ऋतु हेमंत ऋतु थोड़ी सी अलग लगेगी, पर जो मैंने पहले पढ़ाई थी ना वो हमेशा हर जगह सेम टू सेम चलती है, ठीक है। तो इसे याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु दोनों एक जैसे, तो कभी इसको लिख देते हैं। और वर्षा ऋतु को ही प्रावरट ऋतु भी बोलते, तो कहीं कहीं पे आपको प्रावरट दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर अपन चय आदि का विशेष वर्णन। ग्रीष्म ऋतु में लघु और रूक्ष गुण वाले औषधों का सेवन करने से लघु तथा रूक्ष गुण प्रधान शरीर में लघु एवं रूक्ष गुण वाले वातादि दोषों का संचय हो, तो जहाँ परंतु ग्रीष्म ऋतु में, अब देखो जो टेबल में ना वही चीज़ें लिखी सारी हुई, आप लोग पढ़ना समझ जाएगा आपको। काल अवस्था का वर्णन, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। फिर अपन आते हैं रोग उत्पत्ति के कारण, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि रोग कैसे होते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण वात आदि दोष ही है। जैसे पक्षी दिन भर एक उपमा दी, एग्जाम्पल दिया, बहुत एग्जाम्पल, ठीक है। पक्षी दिन भर चारों ओर उड़ता हुआ भी अपनी छाया का अतिक्रमण नहीं कर पाता, अथवा यह विकार समूह अनेक प्रकार का होते हुए भी सत्वरज और तम इन तीन गुणों का अतिक्रमण नहीं कर पाता। उसी प्रकार शरीर में स्थित वातादि दोष, रस आदि धातुएं तथा पुरुष आदि मलों का विषमता से उत्पन्न यह विकार समूह वातादि दोषों का अतिक्रमण नहीं कर पाता। अब इन्होंने उपमा दी है कि एक पक्षी है, वो उड़ता रहता है आकाश में, पर उसकी शैडो को वो क्रॉस नहीं कर पाता, शैडो क्योंकि उसके साथ ही चलेगी। उसी प्रकार जो भी व्याधियाँ होती है ना, वो सब बात पित्त कफ सत्वरजतम और अपनी धातु और जो पुरुष उनके अधीन ही रहते हैं, इनसे अलग होके नहीं हो सकते हैं वो, ठीक है। तो दोषा एव ही सर्वेषाम रोगाणाम एक कारणम यथा पक्षी परिपतनम सर्वतः सर्वम अप्यह। इसमें जो पक्षी है ना, चरक में आप अगले साल पढ़ोगे तो इसको शकुनी पक्षी बोला है, ठीक है। तो ये रोग उत्पत्ति का कारण बता दिया, बढ़िया। ऐसे का ऐसा एग्जाम में लिख के आना, एग्जाम्पल भी लिख के आना, मस्त नंबर मिलेंगे। दोषों का प्रकोप का कारण, अब दोषों का प्रकोप कब होता है, उक्त बातादि दोषों के कारण है असात्म अर्थ के साथ इंद्रियों का संयोग, काल तथा दुष्कर्मों का प्रभाव। फिर इनके कारणों में भी तीन भेद होते हैं, हीनयोग, अतियोग। अब मैंने तुमको पढ़ाया था पहले कुछ चैप्टरों में कि काल, अर्थ और कर्म। काल और अर्थ का हीनयोग, अतियोग और मिथ्या। काल का हीनयोग, अतियोग, मिथ्यायोग। अर्थ का हीनयोग, काल अर्थ कर्म, कर्म का हीनयोग, अतियोग, मिथ्यायोग। ये सब होने से क्या, दोषों का प्रकोप के कारण ही है सब, ठीक है। जो आसात्म इंद्रिय, अर्थ, संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम, जो चीज़ पढ़ाई थी ना वही सेम है ये भी, बस शब्द टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में आपको मस्त हिंदी में लिख के आना, जैसा भी आपको लगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इधर के चैप्टर का उधर का चैप्टर का, बस जो कंटेंट होना चाहिए ना अपना वो सही होना चाहिए, ठीक है। फिर हीन आदि का वर्णन वही बताया है कि जैसे इसको मैं पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आएगा यहाँ से, ठीक है। हीन आदि कर्म का वर्णन, जैसे चक्षु आदि इंद्रियों का अपने रूप आदि विषयों के साथ थोड़ा संयोग अथवा संयोग का अभाव, हीनयोग, मतलब मिला ही नहीं है, आँखों ने कुछ देखा ही नहीं। अधिक योग को अतियोग कहते हैं। जैसे चक्षु आदि इंद्रियों जो अति सूक्ष्म, अधिक चमकीली, अपन सूरज को देख लेंगे एकदम से, सन को दिन में, तो वो क्या अतियोग हो जाएगा, क्योंकि बहुत चमकीली चीज़ देख लिए। अति भयानक, अति विभत्स, अति दूरस्थ, अति अप्रिय या अधिक विकार युक्त जो रूप देखा जाता है वह चक्षु आदि इंद्रिय का मिथ्या कहा जाता है। यह अत्यंत हानिकारक होता है। इसी प्रकार श्रोत्र, घ्राण, रसन, स्पर्श के भी अतियोग, हीनयोग, मिथ्यायोग की कल्पना कर सकते हैं। सारी चीज़ों की अपन कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने काल का वर्णन किया। काल क्या होगा, क्या क्या होता है। काल तीन प्रकार का होता है, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षा काल। जिस काल में उस ऋतु के थोड़े लक्षण दिखाई पड़ते हैं वह उस काल का हीनयोग होता है। अब अपन काल के बारे में अपन ने ऊपर क्या पढ़ लिया था, हीनयोग किसका पढ़ा था अपन ने, हीनयोग पढ़ा था, ठीक है। अब काल का वर्णन करें अपन यहाँ पे, तो काल क्या क्या होता है, ये हो गया काल। अब जैसे शीत ऋतु में भयंकर ठंडी पड़ रही है तो वो क्या अतियोग हो जाएगा, और बिल्कुल नहीं पड़ रही है मतलब अयोग हो जाएगा। और शीत ऋतु में गर्मी पड़ रही है मतलब वो उसका मिथ्या योग हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है इन चीज़ों को। फिर कर्म का वर्णन किया इन्होंने कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं,
काय कर्म, वाक कर्म और चित्त कर्म। मतलब अपन जो अपने शरीर से जो कर्म कर रहे हैं, जो वाणी के मतलब मुख से जो बोल रहे हैं, और जो अपना मन कर्म करवाता है। कार्यक्रम आदि की स्वल्पता वृत्त का नाम, हीन योग उसके अधिक प्रवृत्ति का नाम, अति योग एवं पुरुष आदि के वेगों के प्रेरित करना अथवा उनके वेगों को रोकना, हाथ पैर आदि के अंगों को विषम कार्य या कार्यों का करना, गिरना, फिसल जाना आदि कार्य कर्मों का मिथ्या योग। सबका आपको ना मिथ्या योग मेन पढ़ना है, ठीक है। कम योग ज़्यादा योग तो तुम बता दोगे नॉर्मली, बस मेन क्या है, मिथ्या योग पढ़ना है कि मिथ्या योग क्या होता है, ठीक है। फिर ये हो गया यहाँ पे। फिर बाह्य रोग मार्ग, अब ना रोग मार्ग के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यहाँ से रोग मार्ग दिया हुआ है, ठीक है। उपसंहार एवं रोग मार्ग, यह बात आदि दोष के हीन गति मिथ्या योग का निदान कह दिया गया है। ये बात आदि दोष कुपित हो जाने पर अनेक प्रकार के शाखागत, कोष्ठगत और अस्थि संधिगत रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब अपन ना ये पढ़ेंगे कि ये शाखा में, कोष्ठगत में, इनमें क्या क्या आता है और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ नीचे। तो जो अपना लिख लेना यहाँ पर, जो नीचे दिख रही है ना जगह में, शाखागत को अपन बोलते हैं बाह्य रोग मार्ग, कोष्ठगत को बोलते हैं आभ्यंतर रोग मार्ग, और अस्थि संधिगत को बोलते हैं मध्यम रोग मार्ग, ठीक है। मध्यम रोग मार्ग। तो अब इन्हीं को पढ़ते हैं अपन नीचे, ठीक है। तो जो बाहरी रोग मार्ग मतलब शाखा वाले को, तब शाखा को मैं बताता हूँ शाखा मतलब क्या होता है। मैं एक बार पहले बता चुका हूँ। शाखा मतलब होता है जो अपने रस धातु को छोड़कर जो शेष 6 धातु हैं उनको प्लस त्वचा, इनको क्या बोलते हैं अपन, शाखा बोलते हैं। शाखा मतलब हाथ दोनों पैर भी होते हैं, पर यहाँ पे शाखा का मतलब रक्त आदि 6 धातुआं होती है और त्वचा होती है, ठीक है। इस प्रसंग में रक्त आदि धातुओं तथा त्वचा का नाम भी शाखा है। यह बाह्य रोग मार्ग होता है। इसी रोग मार्ग में आश्रित मत्स्य जो भी कीलील होती है ना, जो आदि बार्ड्स वगैरह होते हैं, व्यंग, गंड, अलजी, अर्बुद आदि रोग शरीर में बाह्य रोग मार्ग में अर्श, गुल्म, व्रण तथा शोथ भी होते हैं। तो जो अर्श और गुल्म को गोला कर लेना, ठीक है। ये अपन ने बाह्य रोग मार्ग पढ़ लिया। अंतर रोग मार्ग पढ़ रहे हैं तो अभ्यंतर रोग मार्ग, इसको मैंने क्या बोला था आपको, ये कौन सा अभ्यंतर मार्ग कौन सा वाला है, जल्दी बताओ। अपन ने बाह्य पढ़ लिया था वो मध्यम वाला, वो था ये अभ्यंतर वाला है, ठीक है। अभ्यंतर रोग मार्ग को क्या बोलते हैं अपन, कोष्ठ वाला, ठीक है। अभ्यंतर भीतरी रोग मार्ग के पर्याय वाचक शब्द इस प्रकार है, अंतर कोष्ठ, महास्रोतस, अमाशय, पकवाशय, छर्दी, ये इसके स्थान हो गए यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें रोग कौन कौन से हो रहे हैं, छर्दी हो रहा है, अतिसार हो रहा है, काश, श्वास, उदर रोग, ज्वर आदि रोग की उत्पत्ति हो रही है। भीतरी शोथ में अर्शगुल्म अपन ने ऊपर कॉमन किए थे, तो ठीक है, अर्शगुल्म यहाँ पे भी हो रहे हैं। विसर्प, विदरदी का भी स्थान है। इसे अभ्यंतर रोग मार्ग कहते हैं। नॉर्मल बस टेबल बनाना, 3 चीज़ बनाना, बाह्य, आभ्यंतर और मध्य, इनको स्थान क्या क्या आ रहे हैं और उनमें कौन कौन से रोग हो रहे हैं, ठीक है। लिख लेना, और एक बार टेबल बन जाएगी ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको देख के लिखने में। फिर मध्यम रोग मार्ग, मर्म, अस्थि संधि। अब मर्म, अस्थि संधि लिख देता हूँ, एक तो मर्म खुद हो जाएगा, अस्थि खुद हो जाएगा, संधि खुद हो जाएगा। संधि से अपने जॉइंट से क्या स्नायु और कंडरा जुड़े रहते हैं, तो वो भी हो जाएंगे। अब इसमें रोग कौन कौन से होते हैं, सिर, हृदय, अस्थि, मर्म, अस्थि, संधि, इनमें संबंधित सिरा, स्नायु, कंडरा, ये सभी मध्यम रोग मार्ग में होते हैं। इनमें होने वाले रोग कौन कौन से हो जाते हैं, राजक क्षमा, पक्षाघात, अर्दित, वात विकार, शिरोरोग, हृदय रोग, संधिशूल, अस्थिशूल, त्रिकशूल और ग्रह, ये सब रोग इसमें हो जाते हैं, ठीक है। एक बार 2-3 बार पढ़ोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपको ये, ठीक है। अब बात आती है दोषों के कर्म। अब अपन तीनों दोषों के कर्म देखेंगे। अब यहाँ पे हम तीनों दोषों के कर्म, अपने ऊपर क्या क्या देख लिया, बात पित्त का तीनों दोषों के स्थान देख लिए, उनके भेद देख लिए, और उनके संचय, प्रकोप, प्रशम देख लिया। अब यहाँ पे अपन उनके क्या कर्म देख रहे हैं, ठीक है। तो कर्म क्या क्या होते हैं, स्त्रंश, शरीर के किसी भी अंग का अपने स्थान से खिसक जाना, उसको स्त्रंश कहते हैं, ठीक है। व्यास, व्यध, स्वाप, शाद, तोद, भेदन, शंग, भर्त, आवर्त, हर्षण, तर्षण, ये नॉर्मल कर्म है। इनको आप याद कर लेना थोड़े थोड़े, जो 10-10, 5-5 जो भी आपको अच्छे लगे वो याद कर लेना, तो आपको क्या समझ आएगा। जैसे आप लोग अब आपके जो क्रिया शरीर में जैसे जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको बात पित्त कफ के कर्म याद करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे चरक, सुश्रुत, ये बागवट, ये वाले कर्म भी आएंगे। तो यहाँ के 5-10 याद कर लो तो ये वहाँ पे भी काम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात के कर्म हो गया। पित्त का कर्म क्या क्या बोला है, क्लेद, कोट,
पांडु अरुण वर्जिता, ये वर्जित लिखा है, ठीक है, इसमें ये वर्ण नहीं होते हैं, तब मैं पढ़ता हूँ। इसमें दाह होना, लालिमा होना, उष्णता का अनुभव होना, पकाना, पकना या पकाना, स्वेद, क्लेद, स्त्राव, कोट, सदन, मूर्छा, मद, मुख में कटु तथा अम्ल रस का अनुभव होना तथा पित्त दोष से युक्त स्थानों का वर्ण पांडु और अरुण से रहित अतएव अन्य वर्ण को, मतलब पांडु वर्ण को और अरुण वर्ण को छोड़कर सारे वर्ण का हो सकता है, ठीक है, ये लक्षण होते हैं। कफ का क्या क्या होता है? कफ स्निग्ध होता है, कठोरता, खुजली का होना, हाथ पैर में शीत का अनुभव होना, भारीपन, बंद, उपलेप, चिपचिपाहट, सूजन, पाक का ना होना, नींद का अधिक आना, बर्फ, सफ़ेद रस, मधुर एवं नमकीन और किसी भी कार्य को देर से करना, ये सब कफ के कर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही था ये चैप्टर में। फिर थोड़ा सा ये रोगों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं रोगों के 3 भेद? कौन कौन से होते हैं? जो देख कर मिथ्या आहार विहार करने का सेवन करने से, जो पूर्व जन्म से, देखो, दृष्टार्थ अपचारज, मतलब दृष्ट अपचारज, मतलब जो अपन ने देख लिया कि हाँ अपन आइसक्रीम खा रहे हैं, सबने को सर्दी होगी पर अपन फिर भी खा रहे हैं, इसको दृष्टि अपचारज होता है। फिर एक पूर्व जन्म के कारण होता है, और एक संकर, मतलब ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है? संकर व्याधि होती है। तो जो पूर्वजनों के अपराधों से होता है और वह दूसरा होता है, और जो उक्त दोनों के कारणों से संयोग से होता है वह तीसरा भेद होता है, उसको संकर बोल देते हैं। ये त्रिविध रोग होते हैं। त्रिविध रोग के 3 भेद बता दिए, ठीक है। फिर रोगों का परिचय, त्रिविध रोग की चिकित्सा। अब प्रथम दोषोत्थ रोग विपक्ष शीलन के, अर्थात जिन आहार विहारों का सेवन करने से रोग की उत्पत्ति हुई है उनके विपरीत पदार्थों का सेवन करने से तथा तद अनुरूप चिकित्सा करने से शांत हो जाता है। दूसरा कर्मज रोग, कर्मों के क्षीण हो जाने पर शांत हो जाता है। तीसरा कर्म दोषज रोग, दोष और कर्म का क्षय हो जाने पर शांत हो जाता है। नॉर्मल है, बस पढ़ लेना, हिंदी में समझ आ जाएगा। फिर नॉर्मल रोगों के 2 भेद भी होते हैं। तो एक स्वतंत्र रोग होता है, एक परतंत्र रोग होता है, ठीक है। ये आगे आप लोगों को पता चलेगा। स्वतंत्र क्या होता है, परतंत्र, ये क्या, जो दोष अपन ने खाए ना, तो उससे जो दोष प्रकोपित हुए वो स्वयं कर सकते हैं, और इसमें क्या किसी की हेल्प लग जाएगी परतंत्र में। रोग भेद के नाम। परतंत्र रोग के 2 भेद होते हैं, पूर्व और पश्चात जात। पूर्व रूप को ही पूर्वज रोग कहते हैं, और जो रोग अंत में उत्पन्न होता है उससे उद्भव पश्चात जात नाम से कहा जाता है। और स्वतंत्र रोग वे हैं जो अपने अपने निदानों के कारणों से पैदा होते हैं और तद अनुकूल चिकित्सा करने पर शांत हो जाते हैं। और परतंत्र रोग स्वतंत्र कहे जाने वाले रोगों के विपरीत होते हैं, ठीक है, मतलब अकेले स्वतंत्रता से नहीं होते हैं वो। तो यही था इसमें। और एक ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं। एक ये लास्ट में रोगा नाम निर्धारण विचार, रोगों का निर्धारण विचार कैसे करेंगे। अब बहुत सारे रोग होते हैं, अपन लिखते ना, अपन बोलते ना मेरे को ज्वर हो रहा है, फीवर हो रहा है, या मेरे को जॉन्डिस हो गया है, गुल्म हो गया है, मेरे को कोई भी व्याधि हो गई है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अपन उसका नामकरण नहीं कर पाते कि मेरे को ये दोष है। तो आचार्य ने ऐसा बोला है, वर्तमान रोगों को किस नाम से कहा जाए, इस विषय में अनजान चिकित्सक को लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी रोगों का नामकरण तंत्रकार के लिए संभव नहीं है। विकारा नाम कुशलो न जिहात कदाचन, ना ही सर्व विकाराणाम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थित है। मतलब अपने को लज्जित नहीं समझना है खुद को कि यार मैंने इस रोग का नाम नहीं बता पाया, ठीक है ना। बस यही था इस रोगों में। 62 रोग बताए हैं। 50 कितने हो गए? 50 और 6 से 12 कितने हो गए? 62 भेद से उक्त गणना कर दी गई है। जो 62 भेद, 200 का अपन भेद करेंगे ना तो 62 प्रकार के होता है, ठीक है। और उसमें एक और जोड़ देते हैं 63 भेद स्वस्थ, मतलब एक जो स्वस्थ मनुष्य उसको जोड़ देते हैं तो इसमें क्या 63 हो जाते हैं। चरक ने 62 माने, याद रखना। तो इस प्रकार ये अपना चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।